आज 23 मार्च इस एतबार से बड़ा अहम था और अहम है कि एक तो यकीनन पाकिस्तान के हवाले से, फिर इस मौके पर OIC यानी वज़ारत ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले हुई और चीनी वज़ीर ख़ारजा थे, वो सब भी मौजूद थे। आज हमारे आर्मी चीफ एक अरसे बाद बाजवा साहब ने, एक तो आप ये देखिए कि उन्होंने आमतौर पर कितनी सिक्योरिटी होती होगी पॉलिटिकल लीडर्स की, कि उन तमाम सिक्योरिटी को उन्होंने क्रॉस किया और ये दिखाया कि वो रोक रहे हैं अपने सिक्योरिटी वालों को कि वो हाथ मिलाते हुए। गालिबन मुझे कुछ सुनाई भी दे रहा था कि बाजवा साहब कुछ कह रहे थे अपने सिक्योरिटी से हट जाएं, और उन्होंने आम लोगों से हाथ मिलाए। ये गैर मामूली तौर पर इस तरह का देखा गया। फिर बाजवा साहब ने आज ज़रा खुली गुफ्तगू भी की सियासतदानों के हवाले से कि सुबह उठते हैं, गालियाँ देते हैं, शाम को करते हैं, और भी कुछ गुफ्तगू करी। फिर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इमरान खान जो इस वक्त बहरान में घिरे हुए हैं, उन्होंने भी आज जो पैगाम दिया वो बड़ा अहम है, बड़ा दावा है। और इमरान खान साहब एक बार फिर बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं और उनका कहना था कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है और पता चलेगा कौन इस्तीफ़ा देगा। फिर वो भी कहते हैं कि वोटिंग से एक दिन पहले सरप्राइज़ दूंगा, लिख लें कि तहरीक एतमाद नाकाम होगी। और ये आपको इल्म है कि उसके बाद भी क्या क्या कहा होगा कि कोई भी जिक्र हज़रत मौलाना फजल रहमान के बगैर मुकम्मल नहीं होता, जिनके बारे में उन्होंने कहा क्रिकेट की ज़बान में कि वो 12वें खिलाड़ी हैं। आज हमारे साथ मोहतरम मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हैं। पाकिस्तानी सियासत के सब सर्द व गर्म दे चुके हैं, वज़ारत ख़ारजा भी रही, फिर इन घराने में सियासत रही है। इनके वालिद साहब से भी मुझे नियाज़मंदी है, कसूरी साहब से। मैंने कहा ना कि आज गैर मामूली तौर पर जनरल कमर बाजवा साहब ने ज़रा खरी खुली बातें की। बाजवा साहब ने सिक्योरिटी को, जैसे मैंने कहा, नंदाज किया, और बहरहाल उनका ये बयान कि फ़ौज मदाखलत करे तब भी गालियाँ, ना करे तब भी गालियाँ दी जाती हैं। और उनका ये कहना भी बड़ा अहम था कि सियासतदान सुबह लड़ते हैं और शाम को साथ बैठकर चाय पीते हैं। मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने बहरहाल ये पेशेंगोई की कि आइंदा जो है वो ताल्लुक़ फाटा से हो सकता है या बलूचिस्तान से। मैंने रब्ता किया जो है बड़ा, जैसे रिटायर्ड नईम लोधी साहब से। जैसा आपने देखा होगा गैर मामूली तौर पर, जैसे मैंने कहा, आज 23 मार्च कई हवाले से अहम रहा। जनरल का बयान, प्राइम मिनिस्टर का बयान, और फिर ये जो उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर ये उनका इम्पोर्टेंट बयान है ना लोधी साहब। जी देखिए, बात यह है कि बरेलवी साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो तारीख है पाकिस्तान की, इसकी सियासत में से फौज निकाली जा सकती है या नहीं, ये आप बेहतर जानते हैं। निकलना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब आप बताइए कि अगर तमाम सियासी पार्टियों का ये इस बात पर तकरीबन एका हो कि वो देखें इस तरफ, तो फिर आखिर क्या जवाब दिया। आपको मालूम होगा कि जब ये पीपल पार्टी की हुकूमत थी और बहुत बड़ा एक क्लैश होने जा रहा था PMLN और पीपल पार्टी के दरमियान, तो किसने उस क्लैश को बचाया था। और अगर आज जैसा कि हालात नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर ऐसा, क्योंकि ये तो एक बात तो पक्की है कि चाहे ये जो एतमाद का वोट हासिल हो या ना हो, इसका नतीजा कुछ भी हो, एक प्रॉब्लम तो खड़ा होगा। अगर कोलिशन, जो अपोजिशन की कोलिशन है, अगर वो नहीं काम कर सकते तो वो सड़कों पर आ जाएंगे। PTI नाकाम हुई तो वो सड़कों पर आ जाएगी। तो आपके ख्याल में इनको आपस में लड़ने दिया जाए या किसी का ये मुल्क की खातिर बनता है फर्ज के इनको रोका जाए? तो इसका जवाब आप खुद जानते हैं, आप दे सकते हैं। दूसरा, बाजवा साहब ने जो भी बातचीत की है उसमें आपने देखा होगा। जनरल साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं चाह रहा था कि मुझे खुर्शीद कसूरी साहब ने ज्वाइन किया है। कुछ साहब, मैंने आपसे सवाल किया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि 23 मार्च के हवाले से कई अहम डेवलपमेंट हुए हैं। OIC का इजलास, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर बाजवा साहब। तो इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं कसूरी साहब? मुझे तो क्या बाजवा साहब का क्या हुआ मुझे नहीं पता, बता दें आप।
नहीं, मगर चले बाजवा साहब को भी तो मैं बातें पूछ लेता हूँ। पहले एक तो ये कि OIC का इजलास वज़ारत खारजा का हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कंटिन्यू आज 23 मार्च के दिन इनवाइट किया, फिर चीनी वज़ीर खारजा भी मौजूद थे, फिर इस वक्त आपको इल्म है कि प्राइम मिनिस्टर, और आप तो माशाल्लाह कानून भी जानते हैं, बड़ा एक सियासी बहरान का शिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो क्यों ना इससे गुफ्तगू करी जाए कि ये जो सूरत हाल है गैर मामूली आप देखते हैं? ये गैर मामूली है, और किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है वो इंटरनल स्टेबिलिटी से उसका गहरा ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। एक बदकिस्मती है कि जो डेट्स इस तरह क्लैश कर गई हैं, क्योंकि ये जो बहुत पहले से प्लान की होगी, इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं हो सकती। ये तो बड़ी मैसिव प्लानिंग की ज़रूरत होती है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना। तो बहुत देर से 75वां साल है पाकिस्तान के मोर्ज़े वजूद में आने के बाद, पाकिस्तान डे है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो इसलिए था, लेकिन एक लैक ऑफ मैच्योरिटी अनफॉर्चुनेटली दिखाई गई है हर तरफ से, और मेरा चाहे वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, मुझे अफसोस है इस बात का। लेकिन कॉन्फ्रेंस के जहाँ तक कामयाब होने का, उसमें मैं ये कहूँगा कि खुद खुशकिस्मती की ये बात है कि पाकिस्तान में 2-3 ही इदारे बचे हैं अभी, बाकी तो सियासतदानों, इंटरफेरेंस पुलिस को भी और ब्यूरोक्रेसी को भी अपने ताबे कर लिया है, जिसका नतीजा आपके सामने है गवर्नेंस पे। लेकिन 2 इदारे जो है, फौज तो इसलिए बच गई कि उसके हाथ में बंदूक है, और फॉरेन ऑफिस इसलिए बच गया है कि वहाँ प्रोफेशनल्स हैं। वो ये नहीं होता कि आज एग्रीकल्चर में तो कल फूड में, तो परसों इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री में, परसों कहीं और चले जाएंगे, तो सारी ज़िंदगी इसमें लगाते हैं वो। इसीलिए हम फॉरेन ऑफिस को कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और फॉरेन ऑफिस की एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। और 74 की जो कामयाब OIC की हेड्स की कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद अगर आप देखें तो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज को मौका मिला रोज़गार के लिए गल्फ़ की कंट्रीज़ में जाने का, और लिबिया वगैरह, तो ये OIC के बहुत उससे फ़ायदे हुए हैं। दूसरा मामला जो कई दफ़ा लोग एतराज़ कर देते हैं कि ये तो ठीक है जी, OIC ने कश्मीर में और फ़लस्तीन में क्या किया, तो ये सवाल ही पूछना गलत है। उसकी वजह यह, फिर आप कहें कि यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत क्या है, तो UN ने क्या किया है? जितने अनफिनिश्ड कुछ भी नहीं उस पर, ना फ़लस्तीन पे ना कश्मीर में 50 और मामलात पे नहीं कर सकी। उसकी वजह यह है कि UN फेल कर गई है बुनियादी तौर पर, जिस मकसद के लिए उसका चार्टर बनाया गया था। ख्याल ये था कि लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के से वह सबक सीखेगी, और यही ख्याल था। और अगर यह पावर दे दी जाती जनरल असेंबली को, तो हालात शायद बहुत बेहतर होते। लेकिन जैसे ऐसी इंस्टीट्यूशंस में होता है, उसमें यही हुआ जो कि सारी ताकत 5 परमानेंट मेंबर्स के हाथ में आ गई। अगर ये जो सूरत हाल थी, इसमें किसी मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती थी जब तक 5 अग्री ना कर जाए। तो इससे, लेकिन जो इनकी अहमियत है और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को इस मौके पे दावत, ये तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कामयाबी है। हुकूमत अपोजिशन को छोड़े कि आपस में लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए था ख़ास तौर पर इस मौके पर, लेकिन ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि आज हम अकेले नहीं। आपके घर में खुशी अगर हो और आपके रिश्तेदार दोस्त ना आए, तो आपका मजाक कर क्या हो जाता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वो यहाँ आए हैं। कसूरी साहब, अगर सॉरी ज़रा मुझे बोलिए कि अगर आपको याद दिलाऊं ज़रा हट के जब धरने के दौरान मैं आपको देखता था कि आप पूरे PTI में शामिल थे, फिर लेकिन एक ख़ास वक्त आया कि फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ज़रा पस मंज़र में चले गए। तो अगर मैं इस तरह आपसे अगर ये मालूम करने की जिसारत करूं या जुर्रत करूं कि अगर इस नहज में उसके जो भी असबाब हों कि क्यों आप नहीं हो सके, अमली सियासत दूर रहना चाह रहे थे, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो इस वक्त नौबत आई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर, फ़ौरन महाज पर भी और ख़ासतौर पर दाखिली महाज पर भी, इसमें ही उन्होंने अपनी जो गवर्नेंस को बेहतर तरीके से चलाया? मैं वो अपोजिशन वाली बात ना पूछूंगा ना आपसे, हुकूमत और मुझे इल्म है कि आप एक इंडिपेंडेंट पावरफुल राय रखते हैं कसूरी साहब। देखिए, कोई ये मुहिम्मा तो नहीं है ना कि मैं 3.5 साल से चुप हूँ। मैं कोई डिफेंड तो नहीं करता किसी पार्टी को, मैं तो पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ।
और कोई तो वजह होगी ना। अगर मैं कोर कमेटी का मेंबर था और अब मैं वहाँ नहीं जाता और मैं इश्यूज पे नहीं बोलता, तो कोई ना कोई खान साहब को रिजर्वेशंस होंगी मेरे बारे में, या मैं ये समझता हूँगा कि कुछ मेरे रिजर्वेशंस हैं। तो जवाब तो आपको आ गया। मैं नहीं एक्टिव हूँ और मैं पार्टी के मामलात में ना दखल देता हूँ ना इंटरफेयर करता हूँ। मुझे एज ए पाकिस्तानी बहुत तकलीफ हो रही है जो सूरत हाल पैदा हुई है। तो वो तो आपको जवाब मिल गया कि कोई तो वजह होगी ना। सियासतदान तो मरते वक्त तक इलेक्शन लड़ते रहते हैं। मैंने तो उस वक्त खान साहब को कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब सबको हर एक को पता था कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ अंदाजा था जो मैं इस पर अब ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आई थिंक यू गॉट योर आंसर्स। लेकिन एक ये भी तो पहलू है कि बदकिस्मती से आप, जैसे मैंने कहा, आपकी जो फैमिली में सियासत रही है, ये क्या वजह है कि हम पार्लियामेंट को तो बालादस्त कहते हैं, लेकिन जब अपने झगड़े इस नहज पर आते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को अपने ले जाते हैं, उस पर मलबा गिरा देते हैं, अदालतों की तरफ चले जाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये कि एम्पायर के पास चले जाते हैं। यानी इस सूरत हाल में, क्योंकि कसूरी साहब आपको इल्म है कि जो बड़ा हसास सूरत हाल है, ये जो मैं सवाल उस सियासी पस मंज़र में नहीं कर रहा, कौमी नुक्ते से पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस का या पॉलिटिकल पार्टीज़ का कन्फ्रंटेशन अगर अदालतों में और एम्पायर के पास चले जाए, पिंडी के पास चले जाए, तो ये तो बड़ा अफसोसनाक अमर हुआ ना कसूरी साहब। अफसोसनाक है, और अगर ये जल्दी करेक्ट ना किया गया तो सिस्टेमिक फेलियर की अलामत है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने जो कहा है काफ़ी ख़तरनाक बात है, और हमें चाहिए होश के नाखून लें, क्योंकि आप खुद अगर ऐसे काम करेंगे तो उसका नतीजा तो कुछ निकलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की कि डायलॉग हो, ऑपोजिशन गवर्नमेंट को बैठना पड़ेगा एक टेबल पे, ऑप्शन नहीं है। देखें ना, इट्स नॉट सिंपली कि आपने एक पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर आपका चार्टर डेमोक्रेसी हुआ, अच्छी बात थी, किस हद तक उस पर अमल हुआ या नहीं वो तो आप तारीख दान पे छोड़ दें, लेकिन जो आपने कभी सोचा कि थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया पाकिस्तान से पीछे थे, बल्कि चीन भी पाकिस्तान से पीछे था, और क्यों हम किधर रह गए हैं कि रोने का मकाम है? क्योंकि आपके यहाँ कोई इकोनॉमी के ऊपर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं। एक हुकूमत आती है, पहला काम ये होता है वो मुगल्लाजात गालियां देती है, जो माजी की गवर्नमेंट थी, उसकी इकोनॉमिक टीम थी, आते ही सारी पॉलिसीज बदल देती है। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया जो हमारा नेबर है, वहाँ तरक्की हुई है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों में, लेकिन एक यगानगी जो एक कॉमन पॉलिसी थी वो क्या थी? कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। यहाँ तो कॉन्टीन्यूटी का नाम कोई नहीं। तो अगर सबसे पहले तो अगर ये निज़ाम को आपने चलाना है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टिन्यूटी को सामने रखना पड़ेगा, और तो और साउथ एशिया में। लेकिन अफसोसनाक बात है कि बांग्लादेश में तो अपोजिशन ख़त्म कर दी गई है, लेकिन वह उनकी इकोनॉमी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। जब अभी अपोजिशन ख़त्म नहीं हुई थी तो एक पाकिस्तान को टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट मिले थे, बेगम हसीना माजिद को। उन्होंने पूछा कि आपकी इकोनॉमी कैसे तेज़ी में जा रही है। उनका जी उस वक्त खालिदा ज़िया या प्राइम मिनिस्टर होती थी, ऑपोजिशन लीडर, अब तो उनका नाम और निशान ही नहीं, जेल में होंगी। तो मैंने कहा इफेक्टिवली जमहूरियत तो वहाँ नहीं रही। लेकिन उन्होंने जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। उन्होंने कहा इसलिए हो रही है कि खालिदा ज़िया और मैं जितने भी दुश्मन हो सियासी तौर पर, मैं आती हूँ तो उसकी पॉलिसी खालिदा ज़िया के रिवर्स नहीं करती, खालिदा ज़िया आती है तो मेरी पॉलिसी रिवर्स नहीं करती। आज पोजीशन यह है कि जीडीपी बांग्लादेश का तकरीबन पाकिस्तान के बराबर है। हमारा 347 बिलियन है आफ्टर रीबेसिंग, उनका 350 बिलियन है। लेकिन उनकी पर्चेसिंग जो उनकी जो ये पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि उनकी आबादी उन्होंने कंट्रोल कर ली है, हमसे ज़्यादा है, 30-40% ज़्यादा है। तो दूर क्यों जाएं, साउथ ईस्ट एशिया में क्यों जाएं? पहली बात है कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या ये अच्छा लगता है कि अब आप सऊदी अरब से मांग रहे हैं, चीन से मांग रहे हैं? भाई आपका एक बड़ा, मैं तो खुशकिस्मत वजीर खारजा था, जब मैं था हमें इज्जत से जगह देखा जाता था। हमारी इकोनॉमी एक साल 8.6%, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना दैट ईयर वाज 9.2%। तो जब तक आपकी मईशत पे कप नहीं होगी, गुर्बत को आप मीट नहीं करेंगे, किसी सिस्टम का कोई फायदा नहीं। अगर गरीब लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे जाते रहे। चाइना की क्या कामयाबी
है कि 70-80 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत की लाइन से ऊपर कर दिया है। जनूबी एशिया का जो सबसे बड़ा फेलियर है इंडिया, पाकिस्तान खास तौर पे, कि इनकी गुर्बत के जो नंबर्स हैं और सोशल इंडिकेटर्स, वो सब सहारन अफ्रीकन की कंट्रीज हमसे आगे निकल गई हैं। तो जब तक अगर कुशवी साहब, मैं इस बात से गुरेज करूंगा कि आप खुद जवाब भी दे चुके हैं पॉलिटिकल, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या हम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जलसे आम में जब हम फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने लगे, आपको याद होगा भुट्टो साहब भी ये कर रहे थे, और हम अमेरिका से ऐसा लगता है यूरोप से शिफ्ट अपने को कर रहे हैं, कुछ चाइना और इवन मॉस्को तक चले गए, कुछ लोग कहते हैं कि उनको हिदायत न दो। तो आपके ख्याल में, और आज हमने OIC में ख़ास तौर पर चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा को बुलाया, लेकिन कहा यह जाता है कि हमारी अशराफिया हो, चाहे फ़ौज में या सिविलियन, वो पूरी वेस्टर्नाइज है, अमेरिकनाइज है, उनके बच्चे, फैमिली, रिश्ते, ताल्लुक़। तो ये जो इस तरह का शिफ्ट करके हमें, वो जो आप जिस पस मंज़र में कह रहे हैं बात, और जैसा कि ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया, ये फ़ायदेमंद होगा या नुकसान? देखिए, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो कामयाबी है, कम अज़ कम मैंने अपने दौर में इसको फॉलो किया, और हमारी खारजा पॉलिसी की कामयाबी ये है कि बैक वक्त चीन और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से और बरतानिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। अब आप इंडिया को देखें, इंडिया से ज़्यादा रूस के कोई करीब नहीं होगा, और अमेरिका का वो इतना करीब हो गया कि जितना आप अंदाज़ा लगाएं, चीन से दुश्मनी इतनी बढ़ गई है हिंदुस्तान की कि उनका स्ट्रेटेजिक एलाई बन गया है हिंदुस्तान और अमेरिका का। लेकिन रूस के मामले में उन्होंने वो पोजीशन यूक्रेन पे नहीं ली, बल्कि ऑलमोस्ट सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान और इंडिया कुछ मामलात पे अगर एग्री किए हैं कई सालों के बाद, जो 47 के बाद जो पहले 2 दहाइयाँ थीं, आपको शायद हैरत हो, पाकिस्तान और इंडिया का वोटिंग पैटर्न एक था, उसके बाद ऑपोजिट साइड्स पे थे। पहली दफा हुआ है कि यूक्रेन के मामले में इंडिया पाकिस्तान ने इकट्ठी एक ही किस्म पॉलिसी अपनाई है, एक ही किस्म की वोटिंग की है। काश इससे आगे बढ़ के जो इंडिया वाले कहते रहते थे उस पर अमल तो कुछ नहीं कर रहे, और जो मुसलमानों का वो हाल कर रहे हैं, उन्होंने माहौल ही नहीं छोड़ा कि पाकिस्तान इंडिया की जो हालात है बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन रीजनल कनेक्टिविटी के बगैर ना यूरोप डेवलप किया वर्ल्ड वॉर के बाद, ना साउथ ईस्ट एशिया डेवलप किया, और अगर साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग बसते हैं उसकी यही वजह है कि यहाँ रीजनल कनेक्टिविटी कोई नहीं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट यहाँ पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी कोई नहीं। शुक्रिया मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब। मैं उनको गुफ्तगू को रखना तो सिर्फ OIC तक था, लेकिन आपको इल्म है कि जो 23 मार्च में प्राइम मिनिस्टर का बयान आया, फिर जो OIC के लोगों को बुलाया गया, और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पे ये सब चला गया, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे जनरल लोधी साहब, ख़ासतौर पर जैसे मैंने कहा कि बाजवा साहब ने कर से बाजरा खुली डली अंदाज में गुफ्तगू की है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे अभी खुर्शीद कसूरी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, इस दौरान मैंने जनरल नईम लोधी साहब को भी ज़हमत दी थी, लेकिन कुछ लाइन उनसे मुंतक़े हो गई। जनरल साहब, पहला तो मैंने खैर आपसे सवाल किया था कि जो आज जनरल साहब ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी के बग़ैर लोगों से हाथ उन्होंने मिलाया परेड के बाद, और फिर उन्होंने ज़रा खुली बातें की या खरी बातें कहीं, मैं कहूँ ये कहना उनका बड़ा अहम है कि सियासतदान जो हैं वो सुबह लड़ते हैं, शाम को साथ बैठ कर चाय पीते हैं, फिर ये कहा कि हुकूमत मदाखलत करे तब गालियाँ देते हैं, ना करें तब गालियाँ देते हैं। लेकिन ये बाय द वे लोधी साहब, ड्यू रिस्पेक्ट, एम्पायर का जिक्र इतना तवातुर से आना किसी मुल्क की सियासत में या दुनिया में इस तरह नहीं होता ना। मगर हुकूमत उठते बैठते जब ये जिक्र करे कि एम्पायर न्यूट्रल है या एम्पायर ये कर रहा है, लोधी साहब ये किस हद तक मुनासिब है? हालांकि मैंने देखा था कि DGI SPR ने स्नब भी किया था कि अपनी सियासत में हमें न घसीटें। लोधी साहब जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, और ये एक अच्छी सूरत हाल नहीं है।
लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर बार बार देखा ही अंपायर की तरफ जाए और अंपायर उंगली ना भी उठाना चाहता हो, अंपायर उनसे बात ना भी करना चाहता हो, आप बार बार अंपायर को मनाने की कोशिश करें कि मेहरबानी करके आप अंपायरिंग करें, और खासकर जब दोनों पार्टियां रजामंद हो जाए कि आप अंपायरिंग करें, तो फिर क्या किया जाए? आप बताइए ना। देखिए, मैंने तो आपके सामने एक सूरत हाल रख दी है कि दो ऑप्शन हैं, या तो ये दोनों साइडें आपस में क्लैश करेंगी और जानी नुकसान होने का इम्कान भी है और माली नुकसान होने का इम्कान भी है, या वो ये कि किसी को अंदर डाल लें और बीच बचाव हो जाए। आपके ख्याल में दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है? मैं लोधी साहब, ये तो मैंने खुद आपसे सवाल करा है, और मैं तो तबातुर से जो ये जो जनरल साहब ने कहा है उसको अभी मैंने कहा ना कि बहुत गैर मामूली उनके रिमार्क्स हैं जो आज उन्होंने दिए हैं। लेकिन ये भी तो है ना, खुद बाजवा साहब को जब सीनेटी का मसला आया था तो उस वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को भेजा, उन्होंने सीनेटी दी, और इधर मैं देख रहा हूँ बल्कि अभी कुछ दिन पहले लम्प्स में गए थे, वहाँ भी उन्होंने खुलजली बातें की। और ठीक है कि 10 साल रिया साहब रहे, 10 साल मुशर्रफ साहब रहे, अयूब खान रहे, अब ये भी डिस्कस होना पब्लिकली कि इन्हें मज़ीद मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया जाए, डिस्कस हो रहा है, जोड़ा जा रहा है बल्कि पॉलिटिक्स से। लोधी साहब जी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो कुछ भी आइन में दर्ज है और आइन के मुताबिक है, एक्सटेंशन के सिलसिले में या नॉन एक्सटेंशन के सिलसिले में, उस पर अमल होना चाहिए और उससे मावरा कोई काम नहीं होना चाहिए। और मुझे अभी इस वक्त मालूम नहीं है कि जो नई अमेंडमेंट आई है उसमें क्या गुंजाइश है और क्या गुंजाइश नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं हर किस्म की एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ, चाहे वो एक्सटेंशन पॉलिटिकल कोई अपने आप को देने की कोशिश करे, या कोई जजेस को एक्सटेंशन देने की कोशिश करे, या किसी भी और अदारे के सरबराह को एक्सटेंशन देने की कोशिश करे, या कोई कोशिश अपने एक्सटेंशन की ले। हर लिहाज से मैं तो एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ, इसलिए कि पीछे से आने वाले नौजवानों को फिर मौका नहीं मिलता, क्योंकि देखिए अगर किसी की मुद्दत मुलाजमत किसी ब्यूरोक्रेट की या किसी जज की या किसी भी कॉरपोरेशन के सरबराह की मुकर्रर है, तो जब वो आगे चलता चला जाता है तो जो उनके 2ICs हैं, जो नीचे वाले लोग हैं, वो फिर देखते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि प्रिंसिपली ये बात गलत है, लेकिन जिस चीज़ की भी गुंजाइश आइन में है उसकी मुखालफत नहीं की जा सकती। शुक्रिया लोधी साहब। अभी आप इस दौरान देख भी रहे होंगे कि हमारे जनरल कमर बाजवा साहब परेड के बाद आए, लोगों से जब मिलने लगे, सिक्योरिटी वालों ने रोका, लेकिन उन्होंने बड़े सख्ती से उनसे कहा कि नहीं, वो लोगों से हाथ भी मिलाएंगे, जवाब भी देंगे, गुफ्तगू भी कुछ हुई। इसलिए एतबार से ये जो डेवलपमेंट आज इस पस मंज़र में हो रही है, जबकि तहरीक एतमाद भी आ रही है, बड़ी अहम है। और साथ ही एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जो वोकल, बल्कि सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर तौहीन अदालत ना हो जाए, एंग्री यंग जज जो हैं हमारे कादी फ़ायज़ ईसा, उन्होंने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है और उन्होंने एतराज़ किया है कि आपको ये राइट नहीं था कि आप बेंच तश्कील देते। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद मिल्वी आपको खुशामदीद कहता है। और यूँ भी सियासी महाज़राई न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आ गई है, मगर दिलचस्प बात यह है कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस बमुकाबला जजेस आ गए हैं। और हमेशा से जैसे मैं कह रहा था कि सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट कि एंग्री यंग हमारे जो हैं जस्टिस कायद ईसा, उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, और जिसके तहत उन्हें याद दिलाया है कि आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसको और सदाती रेफरेंस को एक साथ नहीं सुना जा सकता। फिर उन्होंने 5 रुकनी बेंच पर एतराज़ भी किया है, और उनका कहना यह है कि 5 रुकनी बेंच में सीनेटी को नज़रअंदाज करके चौथे, 8वें और 13वें नंबर पर जगह दी गई है। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस शाह खवर साहब मौजूद हैं। जी जज साहब, थैंक यू। ये जो आर्टिकल 184 के तहत ये कहा गया है हमारे कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने कि सदारती रेफरेंस नहीं हो सकता, आपका क्या ख्याल है जस्टिस साहब? असल में मेरा ख्याल है खासा गैर ज़रूरी है, ये किसकी ज़रूरत नहीं थी। और देखिए, चले अगर आपने इंटरनली कोई एक नोट भिजवा भी दिया
किसी चीज रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, तो वो फिर पब्लिक नहीं होना चाहिए था। वो जो पब्लिक हो गया है तो उससे फिर ये जो तासुर ये मिल रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में अंदर जजेस में तफरीक है और इख्तलाफ राय, चले इख्तलाफ राय तो जजेस का हो सकता है, लेकिन वो अच्छा तासुर नहीं जा रहा, इससे इज्तनाब किया जाता तो बेहतर था। मेरे इसकी क्या रिवायत है जस्टिस साहब के कोई बेंच तश्कील दे अगर चीफ जस्टिस, तो उसमें ज़रूरी होता है कि 1, 2, 3, 4 सीनेटी की तरफ से हो, क्योंकि कादी फाइज़ साहब का कहना है कि ये जो बेंच तसारती रेफरेंस को सुनेगी इसमें चौथे नंबर को फ़ौक़ियत दी गई है, फिर 8वें पे आ गए, फिर 13वें पे या 14वें पे आ गए। जस्टिस खावर देखिए बलून साहब, बात यह है कि जो बेंचेस की तश्कील है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक वो तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है खुसूसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पे बहुत सारे कोई आईनी पिटिशंस हो या जैसे आप आर्टिकल 186 के तहत कोई ओपिनियन आया हुआ है प्रेसिडेंट की तरफ से, या 184(3) में बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है वफाद आमा के लिहाज से, तो उसमें तो रवायत ये है कि सीनियर जजेस को ही जो है उसमें शामिल किया जाता है और चीफ जस्टिस खुद उसकी सरबराही करते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन पढ़ते हैं आइन में, तो उसमें तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विद अ चीफ जस्टिस। तो अब ये कहना कि एक जज जो है वो रोस्टर ऑफ सीनियरिटी के हिसाब से वो नीचे नंबर पे है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी काबिलियत में या उनकी इल्मियत में या लीगल एक्यूमेंट में कोई फ़र्क है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जुडिशरी जो है उसमें किसी भी अदालत का कोई भी जज जो है वो उसमें कोई सीनियर जूनियर का कोई तफरीक नहीं है फैसले देने में, वो भी उसी तरह फैसला दे सकता है, वो भी किसी फैसले से इख्तलाफ कर सकता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो आज एलिवेट हुए हैं कोई मोअज़्ज़ज़ जज, उनकी भी आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे वही पोजीशन है जो चीफ जस्टिस की है। वो उसी तरह खुल के अपने आज़ादी से फैसला। सॉरी टू से जस्टिस साहब के कादी फायद साहब आपने देखा होगा पिछले 3 साल से वन खबरों में रहे। मसलन अब उनको जब उनके असासों के बारे में मालूम किया गया, मनी ट्रेल के बारे में किया, तो बड़े खासा उनका शदीद रद्द अमल आया और उनका कोई राइट नहीं है कि जो है वो उनको आम यानी कोई रेफरेंस के ज़रिए पूछा जाए उनके असास से। तो बहरहाल कोई बालातर तो नहीं है ना जस्टिस साहब? देखिए, बात यह है कि जस्टिस फाइज ईसा जो है वो उनका अपना एक मजाज है, उनका अपना एक सोचने का अंदाज है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, हाई कोर्ट्स के हैं या इवन फेडरल शरीयत कोर्ट के, तो उनका एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। उनके बारे में कुछ जो है वो एक 4 कॉर्नर्स ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो मुतय्यन किए गए हैं। तो उसमें जजेस जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कम अज कम तनाज़ात का हिस्सा बने, कोई ऐसे काम न करे जिससे कोई तनाज़ात जो है वो सामने आ जाए। तो ये बिल्कुल ऐसी जो चीज़ें हैं, जो ख़त लिखना, उसका भी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी रवायत मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में या हाई कोर्ट में। लेकिन चलिए, अगर आपने लिख भी दिया तो कम से कम इतना इंश्योर जरूर कर दे कि वो कम से कम पब्लिक ना हो और आज वो मौजूए बहस ना हो। देखिए, हम भी उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि इदारे की जो है वो बेतौकीरी होती है, उसको अंडरमाइन होता है इदारा इस तरह। तो इस तरह की चीज़ों से इख्तिलाफ राय अपनी जगह पे है। जैसे अभी आपने आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र किया, आर्म फोर्सेस और जुडिशरी को आप इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो है उसमें चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, एक चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। उसके मुंह से एक भी निकला हुआ वर्ड दैट इज एन ऑर्डर जिसका नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये उस तरह की नहीं है कि उसमें चेन ऑफ कमांड का कोई सिस्टम नहीं है। उसमें हर जज जो है वो इंडिपेंडेंट है, अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखता है, अपने ज़मीर और अपने दानिश में कानून की अपनी इंटरप्रिटेशन करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ जजमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें एक मेजॉरिटी व्यू होता है और एक मिनॉरिटी व्यू होता है, जिसमें वो डाइसेंट भी करते हैं चीज़ों को। तो इसलिए जो चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो जुडिशरी में नहीं है।
उसकी वजह यह है कि कोई भी हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज, वो हर बंदा, हर जज जो है वो अपने अंदर हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो जजेस के जो जस्टिस शाह साहब, थैंक यू, आपने बड़ी हमारे लिए वक्त निकाला। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।